हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़े थे और उससे अपनी स्टोरी को रिलेट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1905 रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। आफ्टर माथ ऑफ 1905 रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था कि कैसे 1905 रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट पड़ा, और वो अंडर द प्रेशर ऑफ रेवोल्यूशन राजा ने क्या किया, एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट डूमा का फॉर्मेशन किया और एक डूमा डूमा बनाने के लिए अनुमति दे दी। लेकिन क्या होता है, राजा उस समय की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डूमा तो बना दी, लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर 75 डेज डूमा फर्स्ट डूमा वॉज डिजॉल्व। मतलब 75 दिन के बाद क्या होता है, एक डूमा को डिजॉल्व कर दिया जाता है, फिर सेकेंड डूमा को डिजॉल्व कर दिया जाता है, और जो थर्ड डूमा बनती है जिसमें टोटल जो होती है कंजर्वेटिव्स मेंबर्स, उसमें क्या कर दिए जाते हैं, पैक कर दिए जाते हैं। जो कंजर्वेटिव्स राजा से जुड़े हुए लोग रहते हैं उसमें केवल डूमा में उसके मेंबर्स को पैक कर दिया जाता है। और थर्ड डूमा क्या होगी, अब चलेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें राजा से जुड़े हुए लोग हैं, जो राजा को पसंद करने वाले हैं या जो राजा की बात मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो राजा की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग क्या हो गए, जो थर्ड डूमा बनी है, थर्ड पार्लियामेंट बनी है, उसमें पैक कर दिया गया है। और ये क्या होती है, ये 1905 से लेकर 1914 तक, ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक बहुत अच्छे से चलती है। रशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से चलती है, सब कुछ अच्छे, थोड़ा बहुत रेवोल्ट होता है तो उसे अच्छे से राजा कंट्रोल कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अब क्या होगी, अब सब कुछ बदलेगी। कब बदलेगी, तो जब 1914 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद अब सब कुछ रशिया में चेंज होने वाली है। कैसे चेंज होगी, क्या होगा, रशियन एम्पायर का क्या संबंध है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, वो सारा कुछ हम इस क्लासेस में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, तो आप लोग को अगर थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो 1914 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो दो पावर्स के बीच में हुआ था, एक सेंट्रल पावर और एक एलाइड पावर। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल पावर और एलाइड पावर क्या है, तो देखिए, सेंट्रल पावर में जो कंट्री लड़ रही थी सेंट्रल पावर की तरफ से, तो उसमें थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। मतलब कि प्रेजेंट डे जो कंट्री है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, उस समय क्या थे, ये एम्पायर्स थे। जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रियन और हंगेरियन एम्पायर, और जो ऑटोमन एम्पायर है टर्की, उसी को बोला गया है, तो ऑटोमन एम्पायर। तो ये सेंट्रल पावर्स थी, और उसके वर्सेज एलाइड पावर थी। एलाइड पावर में कौन थे, फ्रांस थी, ब्रिटेन थी, प्रेजेंट डे रसिया, उस समय रशियन एम्पायर थी, और बाद में इसमें यूएसए भी इंटर करती है, और लेटर इटली एंड रोमानिया भी इससे में क्या करती है, जुड़ जाती है। तो ये थी दो पावर के बीच में लड़ाई हो रही थी, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर। और इसे आप मैप पर समझते हैं अच्छे से। देखिए मैप पर क्या है, तो ये देखिए मैप है, तो इसमें देखिए आप कि ये आपका है, ये एलाइड पावर है, आपको रशिया है ये, ठीक है। यहाँ पर ये फ्रांस है एलाइड पावर में, ये आपको इटली है, ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये एलाइड पावर है। ये सारा जो कंट्री है वो एलाइड पावर है, ठीक है। और ये देखिए बीच में ये सेंट्रल पावर है, जर्मनी, ये ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, और ये ऑटोमन एम्पायर, बुल्गारिया, ठीक है। ये सारा है, और ये कुछ कंट्रीज है जो न्यूट्रल है, जो नहीं लड़ेंगे। ये अल्जीरिया हो गया, यहाँ पर ये दो तीन कंट्रीज है। तो ये सब क्या है कि ये सब न्यूट्रल कंट्रीज है जो नहीं लड़ेंगे। तो यह मैप पर आपने देखा कि मैप पर किस तरह से, कि यहाँ पर देख रहे हैं आपकी एलाइड पावर है, यहाँ पर रशिया, ये ग्रेट ब्रिटेन, और ये सेंट्रल पावर है बीच में, ठीक है। तो दोनों तरफ से क्या है कि इसका बेनिफिट मिलेगा, किसको मिलेगा, जो एलाइड पावर है, कि बीच में क्या है कि सेंट्रल पावर है, दोनों तरफ से घिरे हुए हैं, किससे, एलाइड पावर से। एक एक तरफ से है ईस्टर्न फ्रंट पे जो लड़ाई कर रही है वो है रशियन एम्पायर, और वेस्टर्न फ्रंट पे जो है उसके फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ये सारा। तो ये आपने मैप पर समझा। तो अब क्या होता है देखो, तो देखिए इस तरह से लड़ाई शुरू होती है, और जो लड़ाई होती है, वॉर वॉज फॉट आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड ऑफ यूरोप। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि जो लड़ाई हो रही थी, वो लड़ाई क्या हो रही थी कि मतलब कि जो लड़ाई हो रही थी वो यूरोप में तो हो ही रही थी, और यूरोप के बाहर भी हो रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरोप के बाहर कैसे हो रही थी, तो इसको अच्छे से समझिएगा कि इट मीन्स कि उस समय जितने भी कंट्रीज थे, इट मीन जर्मनी थे या ब्रिटेन थे, तो उसके कॉलोनीज थे बाहर, ठीक है। मतलब यूरोप के बाहर भी इन सारी कंट्रीज की क्या थी, कॉलोनी थी। जैसे हमने हमारे इंडिया में किसकी कॉलोनी थी, हमारे इंडिया में ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ठीक है।
तो उस तरह से क्या हो रही थी कि जैसे कि मान लीजिए कि लड़ाई हो रही थी, तो यूरोप में जिस ये सारी कंट्री लड़ रही थी, तो उनका इम्पैक्ट दूसरे कंट्रीज़ में, या सॉरी दूसरे यूरोप के बाहर भी कैसे पड़ रही थी। तो जैसे कि मान लीजिए कि ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया में है, तो वो लड़ाई कर रही थी, तो इंडिया से हमने पढ़ा था, क्लास 8 में भी हमने देखा था कि इंडिया से क्या कर रही थी, जो आर्मी वगैरह को इनरोल करवा कर ले जा रही थी, या यहाँ से पैसे वगैरह ले जा रहे थे, या बहुत इकोनॉमी वगैरह यहाँ से, बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो यहाँ से दूसरे कंट्री से ले जा रहे थे। तो इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूरोप तो इन्वॉल्व थी ही, यूरोप के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में इन्वॉल्व थी। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, वर्ल्ड वॉर बोला गया है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे वर्ल्ड कहीं ना कहीं इसमें क्या थी, इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि वॉर वॉज फॉट आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड यूरोप। ग्लोबल एम्पायर, ग्लोबल एम्पायर मतलब कि पूरी वर्ल्ड वाइड क्या थी, कि एक तरह से स्ट्रेचर फैला हुआ था, यूरोप की जो कंट्रीज है वो अपना क्या कर रही थी, कॉलोनी बना कर रखी थी। तो इस तरह से पूरी तरह के ग्लोबल ग्लोबल वॉर चल रहा था, मतलब पूरी वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पूरी अलग अलग जगह से इम्पैक्ट इनडायरेक्टली भी पड़ रही थी दूसरे कंट्रीज में, यूरोप के बाहर भी पड़ रही थी। ठीक है, दूसरे कंट्रीज में। तो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि लड़ाई तो क्या हो रही थी, यूरोप में भी हो रही थी और यूरोप के बाहर भी हो रही थी। तो इस तरह से अभी सिचुएशन हमने देखा कि कैसे लड़ाई हो रही थी। तो जो 1914 में वॉर शुरू हो गई थी, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर। तो अभी देखिए इसमें क्या होता है कि रशिया इसमें जीतती है, भले ही जीत जाती है, एलाइड पावर जीतती है, बाद में जीतेगी एलाइड पावर। लेकिन उसके लिए क्या होता है, एलाइड पावर को एकदम बोलिए तो रशिया को काफ़ी खून पसीने बहाना पड़ता है। मतलब खून पसीने मतलब कि इस तरह से समझ लीजिए, ये काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाद में यूएसए इंटर करता है तो रशिया या एलाइड पावर जीत जाती है। तो इस तरह से बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको, और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है रशिया में, बहुत सारी जानें चली जाती है। और उन सारी चीज़ों का जिम्मेवार किनको माना जाता है, सार निकोलस टू, इट मीन्स कि राजा को। तो अब वो सारा क्या है, वो सारा हम समझते हैं। तो इसको देखिए सेकेंड स्लाइड में है कि अब देखिए यहाँ पर जो वही बात है कि रिलेशन बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। तो देखिए क्या रिलेशन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर का, रिलेशन क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात तो डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? क्योंकि एलाइड पावर से कौन लड़ रही है, एलाइड पावर की तरफ से रशिया लड़ रही है, तो डायरेक्टली लड़ रही है किससे, सेंट्रल पावर से। और इट मीन्स कि देखिए रशिया और जर्मनी की शुरू से ही क्या थी, एक बहुत ही जो रिलेशन थी, बहुत ही स्ट्रैंड थी, बहुत ही अच्छी रिलेशन नहीं थी। और जो रशिया के लोग थे वो शुरू में सार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। क्यों सपोर्ट करते थे? क्योंकि वो रशिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर, वो जर्मनी के खिलाफ थे और चाहते थे कि आप जाओ लड़ो और जर्मनी को हरा दो। ठीक है, जर्मनी के इतने हाई मतलब एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे, आप समझ लीजिए जर्मनी से कितनी नफरत थी। जैसे मान लीजिए कि आज हमारे कंट्री में पाकिस्तान से बात होती है, तो कितनी हम लोग की एक अंदर से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोगों को कि बहुत एक एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट होती है कि मेरा भारत महान है, पाकिस्तान इस तरह से आतंकवाद को मतलब इंडिया में फैला रहा है। तो उस तरह से क्या थी कि रशिया में रशियन लोगों को, रशिया के लोगों को जर्मनी के खिलाफ एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे। लोग काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे, इसलिए शुरू शुरू में क्या थे, लड़ाई को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे और उस समय लीड कौन कर रहे थे रशिया को, सार निकोलस टू थे ना। तो इसलिए सार को काफ़ी सपोर्ट मिले थे, बोल रहे थे कि आप जर्मनी को हराइए इस तरह से, किसी तरह से। और इतनी हाई जर्मन सेंटिमेंट्स थी रशिया के लोगों में। तो सोचिए आप, जो सेंट पीटर्सबर्ग थी, वहाँ की एक सिटी थी रशिया की, तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोगार्ड रख दिया जाता है। क्योंकि इसलिए क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम है वो एक जर्मन से जुड़ा हुआ नाम है, जर्मनी से जुड़ा हुआ नाम है। इसलिए उसका नाम बदल कर क्या रख दिया जाता है, पेट्रोगार्ड रख दिया जाता है उस सिटी का, सेंट पीटर्सबर्ग का। तो सोचिए कितना हाई एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स है रशियन लोगों के बीच में। तो इसलिए क्या हो रहा था कि शुरू शुरू में क्या हो रहा था कि इनिशियली वॉर वाज सपोर्टेड, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, लड़ाई को सपोर्ट कर रहे थे, चाहते थे कि जल्दी से जल्दी आप क्या करो, एलाइड पावर में से जो रशिया लड़ रही है वो सेंट्रल पावर को हराओ, जर्मनी को हराना है किसी तरह से। दैट मीन्स सार वाज सपोर्टेड। इसलिए क्या हो रही थी, शुरू में सार को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे लोग, खूब एकदम सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सपोर्ट टू सार वेंट डाउन। शुरू शुरू में जो सपोर्ट हो रही थी, शुरू में बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुई, तो ओवर कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो रही थी, वो सपोर्ट धीरे धीरे डाउन होने लगी। या आपके बुक में लिखा सपोर्ट वॉज थिन। ठीक है, सपोर्ट क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा एकदम बेंड डाउन हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी, तो इसको समझिएगा अच्छे से। क्योंकि क्या हुआ था, सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन डूमा। सबसे पहले समझिए कि मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड डूमा बनी थी तो उसमें कौन थी, कंजर्वेटिव्स थे केवल। लेकिन डूमा तो थी,
लेकिन राजा क्या कर रही थी, उसे कंसल्ट नहीं कर रही थी, उनसे वो जो डूमा बन रही थी या जो पार्टीज थी तो उसे कंसल्ट नहीं कर रही थी, अपने से जो वर्क होता था एक तरह से जो उनको अपनी इच्छा होती थी वो करते थे। तो लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं अपने कंट्री को तो सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा एकदम से राजा के खिलाफ हो गए, बोल सकते हैं उनके उनके उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है, एक तो हमको लड़ाई लड़नी है, इतना बड़ी वर्ल्ड वॉर चल रही है, और राजा क्या कर रहे थे, अपने मन से कर रहे हैं, किसी से डूमा से एक तरह से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो डूमा में भी लोग थे वो भी लोग क्या कर रहे थे, राजा को अब मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कंजर्वेटिव्स थे वो भी क्या कर रहे थे, राजा के अगेंस्ट हो गए। तो इसलिए जो सपोर्ट शुरू में मिल रहा था वो वेन डाउन होने लगा। और पहला ये कारण हुआ, सेकेंड कारण हुआ, सेकेंड पॉइंट है, जो सेकेंड मेन पॉइंट है वो है क्या, रासपुतीन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। रासपुतीन ने क्या किया, जो ऑटोक्रेसी है उसको और अनपॉपुलर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे रासपुतीन कौन है, तो देखिए एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर मैंने दो फोटो लगाया है, इसको समझिएगा। ये राजा की, इट मीन्स कि सार निकोलस टू की वाइफ है, सरीना एलेक्जेंड्रा इसका नाम है, और ये रासपुतीन है, ठीक है। तो एक समय, एक ये स्टोरी समझिएगा कि एक समय की बात होती है कि जो सरीना एलेक्जेंड्रा होते हैं तो उनके एक बेटा, मतलब उनके बेटा का मतलब बड़े वाले सन का तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है। और तबीयत खराब हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो उनको मतलब कि उनको पता चलता है कि कहीं पे एक मॉन्क है, ठीक है, मतलब जो एक मिथिकल पावर रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो ठीक कर देते हैं लोगों को। तो उनके बारे में पता चलता है, रासपुतीन के बारे में, ठीक है। रासपुतीन नाम के कोई व्यक्ति है जो क्या करते हैं, मिथिकल पावर है, जादूगर है, जो क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। तो उनके पास जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनके बच्चे को ठीक भी कर देते हैं, किनके, सरीना एलेक्जेंड्रा के पुत्र को। तो अब इससे रानी जो होती है सरीना एलेक्जेंड्रा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और इनको अपने बोल सकते हैं जो राज्य है या अपने दरबार में इनको इनवाइट कर देते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए। तो अब ये रासपुतीन उनके दरबार में आ जाते हैं, और वो क्या होते हैं, ये धीरे धीरे जो सार निकोलस टू है तो उनके करीब आ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, रासपुतीन ए मॉन्क हु वाज द एडवाइजर ऑफ सार, और धीरे धीरे वो सार के एडवाइजर हो जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो धीरे धीरे वो उनके करीब आ जाते हैं और धीरे धीरे सार के एडवाइज़र बन जाते हैं। और रशिया के जितने भी लोग हैं तो वो बोलते हैं कि ये क्या है कि जो रासपुतीन है इनकी सोच सही नहीं है, केवल उल्टा पुल्टा राजा को समझा देते हैं, सही से ये सही मतलब अच्छे एडवाइज़र नहीं है, केवल गलत गलत मतलब एक तरह से बोल सकते हैं सजेशंस देना। तो उस तरह से देते हैं, तो लोग इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और लोग बोलते थे कि क्या है, राजा अपनी बुद्धि से चल नहीं रहे हैं, जो रासपुतीन बोल रहा है वही कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो गया था, जो रासपुतीन क्या कर दिए थे, ऑटोक्रेसी को और अनपॉपुलर कर दिए रासपुतीन। इस तरह से क्या हो गया था, लोग जो सपोर्ट था वो सपोर्ट और कम होने लगा। दो पॉइंट मैंने आपको बता दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, जर्मन ओरिजिन ऑफ सरीना एलेक्जेंड्रा, ये भी समझिए। देखिए सरीना एलेक्जेंड्रा जो थी, जो सार निकोलस टू की वाइफ थी, वो प्रिंसेस कहाँ की थी, तो जर्मन की थी, जर्मन एम्पायर की प्रिंसेस थी, ठीक है। तो जर्मन एम्पायर की प्रिंसेस थी, और उनकी शादी हो गई थी सार निकोलस टू से, ठीक है। तो अब क्या हो गया था, इससे भी लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते थे कि अल्टीमेटली क्या है कि प्रिंसेस जो है वो कहाँ की है, जर्मनी की। राजा क्या करेंगे, राजा की एक तरह से ससुराल हो गई जर्मनी, ठीक है। तो इससे भी क्या करेंगे, हो सकता है राजा उनको सपोर्ट करे, राजा के मन में क्या चल रहा हो, राजा उनसे इसलिए उतना ज़्यादा उनके खिलाफ लड़ना नहीं चाह रहे हैं, या कुछ है उनके मन में। तो इसलिए लोग का जो सपोर्ट था, इन सारी बातों से लोग का सपोर्ट धीरे धीरे वेन डाउन हो गया। क्यों वेन डाउन हो गया सपोर्ट, मैंने बताया। तो शुरू में जो सपोर्ट कर रहे थे लड़ाई को लेकर, सार निकोलस टू को जो सपोर्ट मिल रही थी, वो सपोर्ट क्यों कम हो गई वो मैंने आपको बताया, क्यों कम हो गई। पहला, सबसे पहले वो डूमा से कंसल्ट नहीं करते थे। सेकंड, रासपुतीन के कारण, रासपुतीन क्या हो गए थे, सार का एडवाइज़र हो गए थे, जो सही से एडवाइस नहीं कर रहे थे। और थर्ड जो है, जर्मन ओरिजिन, सरीना अलेक्जेंड्रा कहाँ की थी, जर्मनी की थी, ठीक है, जर्मनी की प्रिंसेस थी। इसके कारण भी जो क्या हो गया था, धीरे धीरे जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट क्या हो गई थी, थिन हो गई थी, मतलब कम हो गई थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको कहाँ तक स्टोरी बता दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि कैसे जो सपोर्ट था वो थिन हो गया था, कैसे सपोर्ट कम हो गया था वॉर को लेकर। जैसे शुरू में सपोर्ट कर रहे थे वो सपोर्ट अब कम हो गया था। अभी देखो रिजल्ट भी वैसे ही आने थे। सबसे पहले समझिए, वॉर वॉज फॉट ऑन टू फ्रंट्स। वॉर क्या हो रहा था, दो फ्रंट्स पे लड़ी जा रही थी। इसको समझिएगा क्या है, दो फ्रंट पे कैसे लड़ी जा रही थी। देखिए ये है सेंट्रल पावर, ये पूरा सेंट्रल पावर है, ये सेंट्रल पावर है। तो अभी देखिए सेंट्रल पावर का ये ईस्टर्न पार्ट हुआ, ये ईस्ट, ठीक है, ईस्टर्न फ्रंट।
और ये वेस्टर्न फ्रंट हुआ, ये वाला। तो देखिए वॉर जो लड़ी जा रही थी एक ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ी जा रही थी और एक वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ी जा रही थी। तो जो ईस्टर्न फ्रंट पे थे वो कौन थे, रशिया थी, और वेस्टर्न फ्रंट पे थी फ्रांस। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसे समझिएगा कि जो सेंट्रल पावर थी उसके लिए दो फ्रंट पे लड़ी जा रही थी, एक ईस्टर्न फ्रंट पे और एक वेस्टर्न फ्रंट पे। तो ईस्टर्न फ्रंट पे कौन थी, रशिया थी, रशियन एम्पायर, और वेस्टर्न फ्रंट पे फ्रांस थी। अभी देखिए क्या होता है, कैजुअलिटीज वर मोर एंड ऑन ईस्टर्न फ्रंट एज कंपेयर टू वेस्टर्न फ्रंट। जो कैजुअलिटीज हो रही थी, जो जाने जा रही थी, वो जाने कहाँ जा रही थी, ईस्टर्न फ्रंट पे ज़्यादा जा रही थी। ईस्टर्न फ्रंट मतलब कि रशिया वाले पार्ट पे ज़्यादा जा रही थी, यहाँ पर ज़्यादा मौतें हो रही थी कंपेयर टू वेस्टर्न फ्रंट, मतलब फ्रांस में उसके मुकाबले बहुत कम मौतें हो रही थी। मतलब इट मीन्स कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो एक तरह से जो लड़ाई चल रही थी, तो उस लड़ाई का एक तरह से जो एलाइड पावर लड़ रही थी, तो वेस्टर्न फ्रंट पे ये तो समझ में आ रहा था कि जीत रही है, ठीक है, एलाइड पावर, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पे क्या हो रही थी, एलाइड पावर हार रही थी। तो अब ज़्यादा जाने क्यों जा रही थी, तो इसको समझिए कि ईस्टर्न फ्रंट पे ज़्यादा जाने जा रही थी रशियन एम्पायर में, और वेस्टर्न फ्रंट पे कम जाने जा रही थी। तो इसका दो बातें हैं, इसको समझिएगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि फ्रांस की उस समय आर्मी बहुत बहुत पावरफुल थी, और सेकेंड जो बातें हैं, तो फ्रांस उस समय क्या हो रही थी, ट्रेंच में लड़ाई लड़ रही थी। फ्रांस की आर्मी कैसे लड़ाई लड़ रही थी, ट्रेंच में। अब समझिएगा ट्रेंच क्या होता है। तो देखिए इस तरह से आर्मी इस तरह से होते थे, और ये अपनी बंदूक इस तरह से रख के ट्रेंच में लड़ते थे। तो इससे क्या होती थी कि इससे जाने बहुत कम जाती थी, इससे बहुत कम क्या होती थी, मौतें होती थी, इससे बच जाते थे आर्मी। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए रशिया के पर्सपेक्टिव से, तो रशिया में क्या होती थी, खुली ग्राउंड होती थी, और इस तरह से यहाँ जो लड़ाई होती थी उस तरह से काफ़ी ज़्यादा जाने जाती थी, और जर्मनी की आर्मी रशिया में इंटर कर जाती थी, और ओपन ग्राउंड होने के कारण काफ़ी ज़्यादा इसमें मारती चली जा रही थी रशिया में। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि 70 लाख है, 7 मिलियन जाने चली गई थी रशिया में, जो बहुत होता है 70 लाख। ठीक है, 7 मिलियन जाने चली जाती है रशियन एम्पायर में, रशिया में रशिया की आर्मी मारी जाती है। तो इससे क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा जाने जा रही थी। क्यों जाने जा रही थी, कौन किस किस फ्रंट पे लड़ाई चल रही थी, मैं आपको बता चुका हूँ। अब इतनी ज़्यादा जाने जाने से क्या होना था कि डिफिट वर मोर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। मतलब मैंने आपको बताया कि एक तरफ से क्या हो रही थी, एलाइड पावर जीत रही थी, और एक तरफ से हार रही थी, और हारने वाली साइड कौन थी, रशियन एम्पायर, रशिया वाली पार्ट, ईस्टर्न फ्रंट थी। तो इससे क्या हो रहा था कि रशिया के जो लोग थे वो डिफीट, मतलब कि एक तो बहुत तो डिफीट फील कर रहे थे, बहुत ही, और डिमोरलाइजिंग फील कर रहे थे। मतलब सोच रहे थे क्या है ये, मतलब कैसे हमारे राजा हैं ठीक से नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, सही से उनको मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिससे सही मतलब क्या हो रही है कि हमारे आर्मी को अच्छे से एक तरह से बोल सकते हैं कंट्रोल ना करने के कारण, अच्छे से हमारे आर्मी को गाइड नहीं करने के कारण हम क्या हो रहे हैं, हार रहे हैं। और इतनी डिमोरलाइजिंग फील हो रही है, जिससे हम मान लीजिए कि हमारे कंट्री में अगर हमारी लड़ाई होती है और ऐसा ना हो, लेकिन पाकिस्तान से अगर हम हारने लगते तो क्या हमें डिमोरलाइजिंग फील होगी कि नहीं होगी, बहुत होगी। तो वैसे ही वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजिंग फील कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर जो मैंने आपको इस क्लासेज में क्या बताया कि जो रशियन एम्पायर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन मैंने आपको समझा दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर में क्या रिलेशन है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इससे इम्पैक्ट क्या होगा, वो इम्पैक्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में समझाऊंगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड डीप इम्पैक्ट ऑन रशिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट रशिया पर पड़ा। क्या डीप इम्पैक्ट पड़ा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में समझाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो भी क्लासेस। उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द रशियन एम्पायर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या हुआ, रशियन एम्पायर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी।